हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स बना ही रहे होंगे और आज जो हमारा ये क्लास होगा ये हम पढ़ेंगे इसमें पद्मावत को। कल जैसे मैं आपको बता देती हूँ, हमने काफ़ी सारी रचनाएं देख ली थी, फिर मलिक मोहम्मद जायसी को भी हमने देखा और इनकी रचनाएँ भी हमने जान ली थी। कितनी रचनाएँ हैं इनकी, 7 रचनाएँ मैंने आपको पढ़ाई थी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कहानावत, ये इनके विषय में मैंने आपको बता दिया था। आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो पद्मावत के विषय में करेंगे। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और आपको हमारे साथ ही मिलकर अपने नोट्स को बनाते रहना है। पद्मावत का जो समय माना जाता है वो 1540 ईस्वी माना जाता है। इसमें 57 खंड है जिनको हम अध्याय भी बोलते हैं। ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और पद्मावत क्या है? एक प्रबंध काव्य है। क्या है बेटा? एक प्रबंध काव्य है। पद्मावत सूफी आख्यान काव्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। किसका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है? सूफी प्रेमाख्यान काव्य का। और जायसी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद करने हैं और स्टार लगाकर नोट कर लेना है। विजयदेव नारायण शाही ने लिखा है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी यानी त्रासदी है। यह एक त्रासदी रचना भी मानी जाती है। पद्मावत, एक क्वेश्चन आया था 2004 में, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, आप भी उसको देख लीजिए। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक त्रासदी है। क्या है बेटा? एक त्रासदी है। ये टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। जायसी ने जब पद्मावत लिखा था तब दिल्ली पर शेरशाह का शासन था। किसका शासन था? शेरशाह का। यानी जायसी किसके टाइम के कवि हैं? शेरशाह के समय के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत को क्या बोला? क्वेश्चन बन सकता है, या पद्मावत एक समासोक्ति है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए आगे देखते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर, क्या नाम था इनका? वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजालो, किस नाम से? आलो उजालो नामक एक कवि से कराया था। किस नाम के कवि थे ये? आलो उजालो। और किसने कराया था? मगन ठाकुर ने। कहाँ के थे? बंगाल के थे। ठीक है, अराकन राज्य के थे और इन्होंने पद्मावत का जो अनुवाद कराया वो अराकन राज्य के थे। कौन? मगन ठाकुर। तो बंगला भाषा में कराया। किससे? आलो उजालो से कराया। आलो उजालो एक कवि थे। और ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया वो टीजीटी 2021 में पूछा गया है। ये आपको ऐसे ही नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां फारसी में मिलती हैं। पद्मावत में 7 अर्दालियों के बाद एक छोटा दोहा आता है। कितनी अर्दालियों के बाद आता है? 7 के बाद में आता है। और क्या? एक छोटा दोहा। जब 7 अर्दालियाँ कंप्लीट हो जाती हैं तो एक छोटा सा दोहा हमें देखने को मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए। पद्मावत रतन शेखर कथा के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। किसके आधार पर बेटा? रतन शेखर कथा के आधार पर लिखा गया एक ग्रंथ है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। यानी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वो पद्मावत है। पद्मावत में 12 मासे का प्रारंभ आषाढ़ महीने से हुआ है। कौन से महीने से हुआ है? आषाढ़ के महीने से हुआ है। पद्मावत में 12 मासा का जो प्रारंभ हुआ है वो आषाढ़ के महीने से हुआ है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि 12 मासा का प्रयोग कई सारी रचनाओं में हुआ है और सभी में अलग अलग माह से हुआ है। भाषा इसकी ठेठ अवधि मानी जाती है। छंद, इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। पद्मावत के जो पात्र हैं इनको हम देख लेते हैं। रतन सेन मन का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक माना जाता है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक माना जाता है। और पद्मावती बुद्धि यानी ब्रह्मसत्ता का प्रतीक मानी जाती है। नागमती दुनिया धंधा यानी संसार का प्रतीक मानी जाती है। नागमती हीरामन गुरु का प्रतीक है। और सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक माना जाता है। ये आपको याद करने हैं सारे ही पॉइंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक ऐसे ही लिखकर आपको याद रखना है।
अब हम इन्हीं की रचना अखरावट के विषय में देख लेते हैं। अखरावट, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी हुई चौपाइयाँ कही गई है। क्या कहा गया है इसमें, यानी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इसमें हुआ है और एक एक अक्षर से लेकर क्या चौपाइयाँ लिखी गई हैं। ठीक है, इसके विषय में इतना ही काफ़ी है जानने के लिए। वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किस में हुआ है, तो अखरावट में। आखिरी कलाम, अब आखिरी कलाम के विषय में देखते हैं। आखिरी कलाम 936 हिजरी, कितना, 936 हिजरी के टाइम की रचना है। अगर हिजरी में देखा जाए तो 936, और अगर आपसे ईस्वी में पूछ लिया जाता है तो मैंने कल भी आपको बताया था कि 593 को प्लस कर देते हैं तो हमारा ईस्वी बन जाएगा। तो 593 प्लस करने के बाद 1529 ईस्वी के लगभग मानी जाएगी। आखिरी कलाम का समय जो है वो 1529 ईस्वी के लगभग माना जाता है। आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन हुआ है आखिरी कलाम के अंदर, क़यामत का वर्णन हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि क़यामत का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में मिलता है, तो वो मिलता है आखिरी कलाम में। आगे देखिए, इसमें मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की गई है, बाबर की प्रशंसा की गई है, और यह फ़ारसी अक्षरों में छपी मिली है। यानी कि ये जो है जो हमारी आखिरी कलाम रचना है वो फ़ारसी के अक्षरों में मिलती है। इसमें फ़ारसी का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत ही है। यानी पद्मावत को इन्होंने इतना महत्व दिया कि जितनी ऊंचाइयों पर जायसी जी पहुँचे हैं उसका एक कारण पद्मावत है। इतनी अच्छी रचना इन्होंने की जिसके पढ़ने से प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। जायसी का हृदय कैसा था, कोमल था और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। देखिए आगे हम उस्मान को पढ़ेंगे। उस्मान कवि के विषय में भी हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। चलिए बेटा, उस्मान जो है वो गाजीपुर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे उस्मान जी, गाजीपुर के निवासी थे। उस्मान जहांगीर के समय में वर्तमान थे। किसके समय के वर्तमान थे, जहांगीर के समय के वर्तमान थे। और ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में भी हाजी बाबा के शिष्य थे। जो शाह निजामुद्दीन चिश्ती थे हमारे, उनकी जो शिष्य परंपरा आती है उसमें हाजी बाबा के ये शिष्य थे उस्मान जी। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। इनका उपनाम मान था। यानी उस्मान का उपनाम क्या था बेटा, मान, ये पूछ लिया जाता है। इनके गुरु हाजी बाबा थे। हाजी बाबा किसके शिष्य परंपरा में आते हैं, बताइए जल्दी, अभी पढ़ा है आपने, शाह निजामुद्दीन की शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए, फिर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, या इनकी जो एक ही प्रमुख रचना मानी जाती है वैसे तो, चित्रावली, जिसका समय 1613 ईस्वी है। इसका नायक सुजान है, नायिका इसकी चित्रावली है और भाषा अवधी मानी जाती है। चित्रावली में जहांगीर, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा की गई है। यानी उस्मान ने चित्रावली के अंदर किसकी जो प्रशंसा की, शाह निजामुद्दीन की और हाजी बाबा अपने गुरु की इन्होंने प्रशंसा की है। तुम्हें याद करना है बेटा कि इसका नायक कौन है, सुजान, नायिका चित्रावली है, भाषा इसकी अवधी है और 1613 की ये रचना है। किसकी रचना है चित्रावली, उस्मान की रचना है। ये सब आपको याद करना है। और ये कहाँ के निवासी थे, गाजीपुर के निवासी थे। चलिए आगे देख लेते हैं। उस्मान चित्रावली में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। यानी कि उस्मान ने क्या किया बेटा, चित्रावली के अंदर जायसी का पूरा अनुकरण किया है। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो मंजन को पढ़ने वाले हैं। चलिए, मंजन की हम देख लेते हैं प्रमुख रचना कौन सी है। तो मंजन की प्रमुख रचना है मधुमालती। क्या नाम है बेटा इनकी रचना का, मधुमालती। और ये कब की रचना है, 1545 की रचना है। इसमें नायक और नायिका के प्रथम दर्शन थे वो जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता भी उसमें दिखाई गई है। और मधुमालती की जो भाषा है वो अवधी है। इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है।
अब शेख नबी के विषय में देख लेते हैं। शेख नबी की जो रचना है वो ज्ञानदीप है। ज्ञानदीप का समय माना जाता है 1619 ईस्वी। कितना माना जाता है बेटा? 1619 ईस्वी। और इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा का वर्णन मिलता है। इसकी भाषा अवधी है और इसमें भी दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। जॉन कवि के विषय में हम थोड़ा यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। जॉन कवि सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय किसको था? जॉन कवि को ही था। यानी कि सर्वाधिक जितने भी प्रेमाख्यान हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रेमाख्यान किए, उनकी रचना करने का जो श्रेय प्राप्त है वो जॉन कवि को है। इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से 29 तो इनके प्रेमाख्यान ही हैं। कितने ग्रंथों की रचना की इन्होंने? 78 ग्रंथों की रचना की। और जो प्रेमाख्यान पर आधारित ग्रंथ हैं इनके, वे 29 ग्रंथ हैं। पहला इनका ग्रंथ है, जो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, वे कथा रत्नावली। दूसरा कथा कनकावती। तीसरा कथा कवलावती। तीसरा कौन सा है? कथा कवलावती। चौथा कथा मोहिनी। पांचवा कथा कलंदर। और छठा है कथा रूप मंजरी। सातवां है कथा कलावती, कथा कलावंती। और आठवां है कथा पिंजराशा साहजेदा व देवलदे। ये इनका 8वां ग्रंथ है और यही इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी 8 रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है। कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कवलावती, कथा मोहिनी, कथा कलंदर, कथा रूपमंजरी, कथा कलावंती और 8वें नंबर की जो है वो कथा पिंजरासा साहजेदो व देवलदे। ये इनकी मानी जाती है 8 प्रमुख रचनाएं। चलिए आगे देख लेते हैं। ये पहले हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के ग्रंथ लैला मजनू काव्य, कौन सा ग्रंथ है बेटा फारसी का? लैला मजनू काव्य। और इसकी भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। छंद इसका दोहा चौपाई है और इसमें कवित सवैया छंद का भी प्रयोग हुआ है। बेटा ये जो ले हैं यहाँ पर, आपको ये ठीक कर लेना है, ये ले होगा यहाँ पर, ले ये आपको आ हटा देना है, इसमें से ले होगा। चलिए आगे नारायण दास जी को देख लेते हैं। नारायण दास के विषय में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। नारायण दास का प्रमुख ग्रंथ चिताई वार्ता है। चिताई वार्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि चिताई वार्ता ग्रंथ किसका है, तो वो नारायण दास जी का है। 1590 में इसकी रचना हुई थी। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसमें छंद में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए जटमल। जटमल में हम रचना देख लेते हैं। प्रेम विलास, प्रेम लता की कथा। प्रेम विलास और प्रेम लता की कथा ये कब का ग्रंथ है? 1556 का ग्रंथ है। फूहकर कवि, फूहकर कवि की रचना जो है वो रस रतन मानी जाती है। फूहकर कवि की रचना का नाम रस रतन है और ये 1618 की रचना है। चलिए आगे देखते हैं नंददास जी को। नंददास की रचना का नाम रूप मंजरी है। क्या नाम है नंददास की रचना का? नंददास की रचना का नाम रूप मंजरी, और जो कि 1568 की रचना मानी जाती है। नंददास की यह प्रेमाख्यान परंपरा की रचना है। इसमें रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप से किया गया है। इसकी भाषा ब्रज है और इसमें छंद जो है वो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा कौन सी है बेटा? ब्रज है। नंददास जी की जो रचना है रूप मंजरी, इसमें दो ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है और दोहा चौपाई छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। यानी कि छंद तो अधिकतर सभी ने दोहा चौपाई को ही लिया है। भाषा में कहीं अवधि आपको देखने को मिलेगा और कहीं आपको ब्रज देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं नरपति व्यास को। नरपति व्यास की जो प्रमुख रचना है वो नल दमयंती है। कौन सी रचना है बेटा इसकी? नल दमयंती। और इसके समय के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अगला देखते हैं हम मुकुंद सिंह को। मुकुंद सिंह की रचना का नाम नल चरित्र है। इनके भी समय के विषय में कोई जानकारी नहीं है। नल चरित्र मुकुंद सिंह की रचना है। अब सूरदास पंजाबी को देख लेते हैं। सूरदास पंजाबी जो है बेटा, ये सूफी काव्य परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं। कैसे कवि हुए हैं? सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत मुसलमान कवि हुए हैं सूरदास पंजाबी।
और केवल एक हिंदू मेल है। केवल एक हिंदू क्या है? हिंदू मेल है। जैसे इनका नाम देख लीजिए, ये सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहाँ के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी मिलती है। देखिए आगे इसने क्या कहा है वो देख लीजिए। सूफी मत के अनुयायी थे सूरदास नामक, ठीक है, एक पंजाबी हिंदू थे जिन्होंने शाहजहाँ के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक लंबी एक कहानी मिलती है। नल दमयंती की कहानी मिलती है और क्या है, इनकी कथा का नाम भी उसी पर आधारित है, नल दमयंती कथा। इनकी सूरदास पंजाबी की रचना का क्या नाम है बेटा? नल दमयंती कथा इनकी रचना का नाम है। अब हम देखेंगे राबिया को। सूफियों में बरसा की राबिया, देखिए बेटा ध्यान से, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। सूफियों में राबिया बरसा की थी। कहाँ की रहने वाली थी? बसरा की रहने वाली थी राबिया नामक एक स्त्री की भी गणना की जाती है। अब बेटा मैंने आपको सूफियों में भी एक स्त्री बताई है राबिया, और एक स्त्री मैंने आपको बताई थी संत साहित्य के अंतर्गत जिन्होंने बाबरी पंथ की रचना की थी। बाबरी पंथ की संस्थापक भी मानी जाती है संत संप्रदाय के अंतर्गत, जिसका नाम था बाबरी साहिबा, और इनका नाम है राबिया। और मैंने आंडालों में भी आपको बताई है, पढ़ाया है। अब आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि ये आपको 1 से 2 ही स्त्री मिलती है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो बेटा आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, यहीं पर हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा। आप हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को बनाते रहिए और इससे आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होती रहेगी। जिन भी विद्यार्थियों को RO की तैयारी करनी है, हिंदी से मैं उनकी भी तैयारी कराने वाली हूँ। मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है हिंदी का, 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको बैच क्लासेस देखने को मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, आप उनको भी ज्वाइन करना, जो भी बच्चा RO की तैयारी करेगा, और जो बच्चा TGT PGT हिंदी मेंस LT या फिर वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी करेगा, उनके लिए भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। चलिए वीडियो को यहीं तक रखेंगे आज। कल हम पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा की विशेषताएं और पंक्तियां। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपका कल सूफी काव्य कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगा, और परसों से हम पढ़ने वाले हैं राम भक्ति धारा को। जो हमारा परसों क्लासेस आएंगी उसमें हम राम भक्ति धारा को पढ़ेंगे और कल हमारा सूफी काव्य ख़त्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।